Homeopathic Medical College, and today we're going to discuss lecture 15 of our JT Kent, that is protection from sickness. This protection of sickness is mentioned from aphorism 35 to aphorism 43 in Organon of Medicine. So in this lecture discusses the nature of protection from sickness and the complex interplay between different diseases, particularly focusing on how chronic and epidemic diseases interact with each other and how homeopathic treatment differs from conventional approaches. So before discussing the lecture, first of all, we will discuss some very important points that should be known by us बिफोर डिस्कसिंग दिस लेक्चर. तो देखो, सबसे पहले आप समझो कि डिजीज़ क्या है. तो डिजीज़ का कॉन्सेप्ट मैंने अपने पिछले सभी लेक्चर्स में आपको बताया कि डिजीज़ क्या होती है. कोई भी मॉर्बिफिक एजेंट जो होता है, कोई इन्फ्लुएंस होता है या कोई मियाज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, कोई भी हमारा नॉक्शियस एजेंट है, उसकी वजह से जब हमारी वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट आता है उसे हम डिजीज़ कहते हैं होम्योपैथिक के टर्म में. ठीक है. और कोई भी डिजीज़ आएगी तो किसके साथ आएगी, अपना एक रिफ्लेक्शन लाएगी. किस फॉर्म में, साइन एंड सिम्टम के फॉर्म में. ठीक है. तो देखो, इस चैप्टर में हम बेसिकली इस लेक्चर में हमारे जो JT Kent सर है वो क्या बताना चाहें और क्या क्या हम समझेंगे. ठीक है. तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि एफोरिज्म 35 जो कि हमारा टू डिसिमिलर डिजीजेस मीट टुगेदर, तो तब क्या बनती है, कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म होती है. ठीक है. तो देखो, जब दो डिसिमिलर डिजीज आपस में मिलेगी तो क्या होगा. ठीक. तो सबसे पहले समझो नेचुरल लॉ ऑफ क्योर जो कि हमारा एफोरिज्म 26 है. तो देखो, उसमें क्या होता है, नेचुरल लॉ ऑफ क्योर जिसको हम थेरेपेटिक लॉ ऑफ क्योर भी बोलते हैं, वो मैं आगे ऑर्गेनॉन के लेक्चर जब लूँगी आपके प्रॉपर एफोरिज्म के, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो यार. ठीक है. रटने में कुछ नहीं रखा है. समझो, होम्योपैथिक को जानो. जब आप होम्योपैथिक जानेंगे ना, तब आपको प्रैक्टिस में भी ईजी हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, उसके पीछे का हमको वजह पता होगी. ठीक है. तो हर चीज़ के पीछे की वजह जानो, ऑटोमेटिकली आप होम्योपैथिकली ट्रीट करोगे पेशेंट को. ठीक. तो सबसे पहले देखो, अगर टू डिसिमिलर डिजीज है आपस में अगर मिलती हैं तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी. ठीक है. जो कि हमारा एफोरिज्म 36 है. एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्गर रिपल्स द वीकर ओल्डर डिजीज इज स्ट्रॉन्गर देन न्यू डिजीज. तो देखो, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जो पहले से मौजूदा जो स्ट्रॉन्ग डिजीज है. ठीक है. अब मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया है, शहर में पला बड़ा जो बहुत ही बड़ा गुंडा है. ठीक है. तो वो बड़ा गुंडा क्या करेगा, छोटे को आने ही नहीं देगा, उसको रिपल कर देगा, उसको भगा देगा. है ना. अब एक शहर में बड़ा गुंडा प्रेजेंट है, वो छोटे गुंडे को आने नहीं देगा. ये हो गया हमारा एफोरिज्म 36. एज एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्गर रिपल्स द वीकर ओल्डर डिजीज इज स्ट्रॉन्गर देन द न्यू डिजीज. क्यों? क्योंकि वो पहले वाली जो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, और बाद वाली जो आ रही है, बाद में उससे मिलने आ रही है, वो क्या है, वीकर है. तो वो गुंडा, अपना जो छोटा गुंडा है, वो हमारे राज्य में अपना साम्राज्य नहीं फैला सकता क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बड़ा गुंडा है. देखो, गुंडा बुरा ही होता है, बड़ा हो छोटा हो. ठीक है. डिजीज बड़ी हो छोटी हो बुरी होती है. ठीक है. और हमारा राज्य कौन सा है, हमारी बॉडी है, हमारी माइंड है, हमारी स्पिरिट है. तो ऐसे समझो चीज़ों को. ठीक है. तो इजीली याद होगी और कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा. ठीक है. तो बड़ा गुंडा कौन है, हमारा जो ओल्डर है, स्ट्रॉन्गर है, और जो ऑर्गेनिज्म में जो क्रॉनिक डिजीज है वो. ठीक है. अब ये इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. ठीक है. होम्योपैथिकली जो मेडिकल एग्जाम्पल है, क्रॉनिक डिजीज रिपल्स माइल्ड एपिडेमिक. अब मान लो कोई माइल्ड एपिडेमिक क्या हो गई, जैसे कि मान लो एक टीबी पेशेंट है. ठीक है. वो टीबी ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर ही रहा है ना, एक क्रॉनिक डिजीज से या एक ऐसी डिजीज से, बहुत स्ट्रॉन्गर डिजीज से सफ़र कर रहा है. तो क्या अब उसको कोराइजा, राइनाइटिस जैसी, कफ, कोल्ड, राइनाइटिस, ये सारी चीज़ें होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर वन उसकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो क्या करेगी, वीकर वाले को रिपल कर देगी. तो ये था पहला एग्जाम्पल. ठीक है. अब इसमें एक और एग्जाम्पल ले लो, कोई भी लंग डिजीज़ है, वो क्या माइल्ड फीवर नहीं होने देगी. ठीक है. मतलब वो जो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम होगा ना, उसको वो नहीं होगा क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्गर डिजीज प्रेजेंट है. तो ये था हमारा एफोरिज्म 36. 35 मैंने क्या बताया कि जब हमारी बॉडी में मान लो टू डिसिमिलर डिजीज आपस में मिलती हैं तो तीन पॉसिबिलिटी होती है. पहली मैंने आपको एफोरिज्म 36 बताई. अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी क्या हो सकती है सेकेंड पॉसिबिलिटी. सेकेंड ये होगी कि जो ओल्डर डिजीज है अब वो वीक है. ठीक है. और न्यू वाली जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है. तो वो क्या करेगी, स्ट्रॉन्गर सस्पेंड्स वीकर. ठीक है. अब वो क्या करेगी, जो स्ट्रॉन्ग वाली है वो वीक वाली को सस्पेंड कर देगी, मतलब चल कल्टे हो, यहाँ से निकल ले, बिल्कुल आपको नहीं छीरो है इधर का, है ना, ऐसे बोल के उसको भगा देगी. देखो, पेशेंट रिमेन फ्री फ्रॉम एपिलेप्सी टिल रिंगवर्म प्रेजेंट. मतलब देखो, पेशेंट तब तक जैसे उसको उससे ज़्यादा एक
स्ट्रॉन्ग डिजीज आई तो उसकी जो वीकर वाली थी वो निकल ली वहाँ से, है ना, क्योंकि जो आ रही है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और जो पहले से प्रेजेंट थी वो वीक थी। जैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया, एक क्लास में भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि स्मॉल पॉक्स क्योर्ड ऑप्थेल्मिया और हेयरिंग डिसेबिलिटी, तो ये सारे क्या थे उसके एग्जाम्पल थे कि जो स्ट्रॉन्गर वाली वो वीकर को हमेशा हटा देगी। तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन पर ठीक उसी तरह से काम कर रही है, ठीक है। जब हम ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं या जब हम मेडिकेशन करते हैं किसी पेशेंट में, तो क्या करते हैं, हम उसको उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन देते हैं, जिससे कि हम वीकर वाली को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी हो गई। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, बोथ इक्वली स्ट्रॉन्ग और वीकर, मतलब मान लो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक गुंडे हैं दो, ठीक है। अब दो गुंडे खतरनाक है, दोनों आपस में मिल गए। अब वो दो क्या हो गई, एक तो जो क्रॉनिक डिजीज प्रेजेंट थी पेशेंट में वो, और अपना सेकंड गुंडा कौन हो गया, जो एलोपैथिक मेडिसिन है। हमने एक पेशेंट को जिसको क्रॉनिक डिजीज थी या जिसमें बहुत स्ट्रॉन्गर डिजीज थी उसको हमने वापस से एक और स्ट्रॉन्गर डिजीज दे दी। क्या, हमारी एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गई, और मान लो किसी पेशेंट को भी क्रॉनिक डिजीज थी, हम उस कंडीशन में उसको स्टेरॉइड्स दिए जा रहे, तो जनरली क्या देखा जाता है, उसकी किडनी फेलियर हो जाती है, ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं, तो वो क्या बन गई है, कॉम्प्लेक्स डिजीज, ठीक है। हम एक पेशेंट में क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर डिजीज प्रेजेंट है, उसको एक और स्ट्रॉन्गर दे रहे हैं, अब वो मिलके क्या बन जाएंगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज हो जाएंगी। तो जब दो डिसिमिलर डिजीज ज्वाइन होती है तो जो पुरानी वाली है उसके साथ मिलके वो कॉम्प्लेक्स डबल हो जाती है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स डिजीज बनाती है। अब चाहे दो वीकर मिलके हो जाए, दो कमजोर आदमी भी मिलके ताकतवर हो जाते हैं, और जो ताकतवर है दो वो तो रीनल फेलियर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एक क्रॉनिक डिजीज और एक एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो तो रीनल फेलियर करेंगे। तो दो बड़े गुंडे थे ना, दोनों बड़े गुंडे आपस में भाई भाई बन गए, और वो तो शहर में तहलका मचाएंगे, है ना। तो ऐसे समझो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ही हमारा न्यू स्ट्रॉन्गर सस्पेंड्स वीकर वन और सप्रेशन। अब देखो जो न्यू वाली आ रही है वो या तो उसको हटा देगी और एक और काम क्या कर सकती है, चल भाई तू भी इसी शहर में रह ले लेकिन तू शांत बैठ जा। अब वो क्या करेगी, उसको सप्रेस कर देगी, सेकेंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। न्यू स्ट्रॉन्गर सस्पेंड्स वीकर वन और सप्रेशन, ये हमारा एफोरिज्म 38 है, ठीक है। तो पहले हम इस लेक्चर में इसको डिस्कस करने के पहले हम ये सारी चीज़ें जानेंगे जो हमारी बेसिक एफोरिज्म है इस लेक्चर में जो डिस्कस हुए हैं, पहले उनको कवर कर रहे हैं हम, है ना। तो देखो 38 बता दिया मैंने आपको, 37 बता दिया, 36, 35। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा एफोरिज्म 39। तो देखो 39 क्या है, रूटीन एग्जाम्पल्स और नेचर नेवर क्योर डिसिमिलर डिजीज। देखो क्या होता है कि मान लो, देखो क्या होता है कि जो दो डिसिमिलर डिजीज है ना वो आपस में, मतलब जैसे कि मान लो एक डिजीज पिक्चर है, एक ड्रग पिक्चर है, अगर वो अलग अलग होगी तो क्या हमारी डिजीज क्योर हो सकती, नहीं। हम क्या करते हैं, हम सिम्टम्स के थ्रू उस डिजीज पिक्चर से ड्रग पिक्चर को मैच करके ही हम कोई भी रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जब तक वो डिसिमिलर है वो उसको क्योर नहीं कर सकती। हमारी जो मेडिसिन है अगर वो सेम सिम्टम्स नहीं मैच हो रहे हैं हमारी जो डिजीज पिक्चर और जो ड्रग पिक्चर है उससे, तब तक हम वो मेडिसिन दे के उस पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते। हमें क्या है, हमारे में सिमिलैरिटी, सिम्टम सिमिलैरिटी होना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। हमारी जो ड्रग पिक्चर है, हमारी जो डिजीज पिक्चर है वो उससे मैच करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पेशेंट को क्योर कर पाएंगे। सिमिलर जैसे हमारा है ना, सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर लाइक क्योर्स लाइक, तो इसके थ्रू ही हम सिर्फ और सिर्फ क्योर कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एफोरिज्म 40 कॉम्प्लेक्स डिजीज। तो देखो तीसरी पॉसिबिलिटी, अभी आपको मैंने बताया था क्या होता है कॉम्प्लेक्स डिजीज कैसे बनती है। उसके बाद एक और होता है हमारा डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज। तो कॉम्प्लेक्स डिजीज कैसे बन गई, मिक्सचर ऑफ मोर देन वन डिसिमिलर डिजीज, एक या एक से ज़्यादा जब डिसिमिलर डिजीज मिलती है तो क्या बना देती है, कॉम्प्लेक्स डिजीज। एट द सेम टाइम इन अ सेम पर्सन और को एग्जिस्टेंस मोर देन वन डिसिमिलर डिजीज, एक ही समय पे एक ही इंसान के अंदर जब दो डिसिमिलर डिजीज मिलती है तो वो मिलके क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स डिजीज। अब देखो इसमें भी कई पॉसिबिलिटी, जो हमारा एफोरिज्म 41 है, ठीक है। 41 में क्या है, कॉम्प्लेक्स डिजीज नेचुरल और आर्टिफिशियल डिजीज को मिलके बन सकती है, ठीक है। पहली देखो नेचुरल डिजीज क्या हो गई, जो हमारी बीमारी थी, और आर्टिफिशियल डिजीज जो कि हमारी एलोपैथिक मेडिसिन थी। तो इस तरह से क्या बन गई, दोनों मिलके एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज बन गई, एक कॉम्प्लेक्स डिजीज बनी, ठीक। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स डिजीज नेचुरल और आर्टिफिशियल मिला के। अब डिसिमिलर डिजीज कॉम्प्लिकेट ईच अदर। अब देखो जब दो अलग अलग व्यक्ति मिलते हैं ना तो तहलका ही मचाएंगे, वो सिर्फ लड़ाई ही करेंगे, वो कलह ही मचा सकते हैं, वो घर को बर्बाद करते हैं, है ना। देखो ऐसे समझो, एक बहुत शांत व्यक्ति है, ठीक है, अब उसकी शांति इतनी ज़्यादा शांति कि डूब के मर जाए,
और एक जो इतना एग्रेसिव है कि वो लड़ के मर जाए। बट मरेंगे तो दोनों ही ना, और वो एक दूसरे को मार के रहेंगे, है ना, वो जीने नहीं दे सकते एक दूसरे को शांति से। तो इस तरह से क्या है कि जब दो डिसिमिलर डिजीज है वो आपस में मिलती हैं तो वो क्या करेंगी, कॉम्प्लिकेशन ही क्रिएट करेंगी, ठीक है। इन नेचर देयर कैन बी 2 और 3 नेचुरल डिजीजेस, ठीक है, 2 से 3 नेचुरल डिजीजेस हो सकती है। दे डू नॉट रिमूव और एनिलेट एंड कैन नॉट क्योर, वो क्या कर सकते हैं, हम उन्हें रिमूव भी नहीं कर सकते और क्योर भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो मिल के आपस में इतना कॉम्प्लिकेशन बना दिए ना कि साला अलग करो तो भी मरेंगे, अगर साथ रहने दो तो भी मारेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की डिजीज होती है। दे ऑक्यूपाई पार्ट्स टू पेक्युलैरिटी अप्रोप्रिएट टू इट, मतलब वो पर्टिकुलरली किसी भी पार्ट या किसी भी हिस्से पे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मतलब वो किसी भी तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं ना। तो ये था हमारा डिसिमिलर डिजीज कॉम्प्लिकेट ईच अदर। नेक्स्ट हम देखते हैं when two similar disease meet in nature, तो देखो जब दो सिमिलर डिजीज आपस में मिलती है, जैसे कि मान लो एक हमारी हो गई कौन सी, जो हमारी नेचुरल डिजीज थी, और एक हमारी सिमिलर डिजीज क्या हो गई, जो हमने मेडिसिन दी, ठीक है, वो भी क्या है, सिमिलर है ना। जब हम ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं तो सिम्टम आ रहे हैं, अब उसी तरह से क्या है, हम क्योर कर रहे हैं। व्हेन न्यू डिजीज इज स्ट्रॉन्गर टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेचुरल डिजीज, जब हमारी जो न्यू डिजीज़ है, मतलब हमारी जो मेडिसिन है, जब हमारी जो एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, तभी वो उसको एनिलेट कर सकती है और उसे क्योर कर पाएंगे, किसे, हम पेशेंट को। नेचुरल क्योर टेक प्लेस इन होम्योपैथिक सिस्टम, तो देखो हमारी होम्योपैथिक सिस्टम में नेचुरल क्योर, नेचुरली क्योर करते हैं हम, नेचर के तरीके से ही क्योर करते हैं। जैसे नेचर है स्ट्रॉन्गर वाली वीकर को हटाती है, बड़ा गुंडा छोटे गुंडे को नहीं आने देता है, या फिर चुप करा के बैठा देता है अपने शहर में, ठीक है, या फिर क्या होता है, दोनों कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करके तहलका मचाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या था हमारा एफोरिज्म 35 से 43 मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। तो चलो अब इस लेक्चर को समझते हैं अच्छे से। Here's the concept of lecture 15 of RGT and different kinds of protection from sickness. तो देखो कैसे कैसे epidemics and immunity. In epidemics, it is well known that the many people remain unaffected despite the large number of victims. While it is often assumed that the immune are stronger or in better health, some people who are chronically ill, such as those suffering from consumption, sprite disease or diabetes, also escape the epidemic. तो देखो हम मानते हैं कि epidemic disease का सीधा रिलेशन इम्यूनिटी से है ना। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है, अभी बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें देखा गया है जिसको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इलनेस थी, मान लो किसी पेशेंट को डायबिटीज़ था, ब्राइट डिजीज़ थी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर डिजीज़ थी, वो क्या करेगी, वो उस वीकर वाली जो एपिडेमिक है उसको नहीं आने देगी, अपनी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देगी, ठीक है, वो अपने शहर में उस गुंडे को घुसने ही नहीं देगी, ठीक है, चल तू बाहर निकल ले अब। इस तरह से क्या है, जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक इलनेस से सफ़र हो रहे होते हैं उनमें भी देखा जाता है कि कोई भी एपिडेमिक डिजीज़ जल्दी नहीं आती है, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल है, a person with chronic illness like diabetes may not develop smallpox or dysentery during an epidemic. The reason is that their chronic illness is not susceptible to the epidemic illness, which is a dissimilar disease. तो देखो ये क्या थी, आपस में डिसिमिलर थी। पहली बात तो ये कि डिसिमिलर है, दूसरी बात कि क्रॉनिक वाली जो थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, किससे, जो नई वाली आ रही है उससे। तो इस तरह से क्या है कि वो जो एपिडेमिक डिजीज़ थी वो नहीं आ पाई। नेक्स्ट डिसिमिलर डिजीज एंड देयर इंट्रैक्शन, तो मैंने आपको तीनों पॉसिबिलिटी बताई है कि क्या क्या हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि टेम्पररी सप्रेशन। इफ अ पर्सन विद अ chronic disease like diabetes encounters a new acute disease such as dysentery, the acute disease can temporarily suppress the chronic one. However, once the acute disease subsides, the original chronic disease reappears. तो देखो क्या होता है कि मान लो किसी को बहुत ज़्यादा डिसेंट्री हो रही है, ठीक है, और उस पेशेंट में क्या था, क्रॉनिक डायबिटीज़ है। अब क्या करेगी, वो जो डिसेंट्री जो है ना वो ज़्यादा अपने सिम्टम दिखाएगी, बजाय किसके, क्रॉनिक वाली जो डायबिटीज़ है वो थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाएगा, बट क्या वो क्रॉनिक डिजीज़ हट गई, नहीं, वो वापस जैसे डिसेंट्री ठीक होगी, जो एक्यूट है, जो न्यू डिजीज़ स्ट्रॉन्गर वाली है, उसके हटते ही वापस से क्या है, क्रॉनिक वाले अपने रीअपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट the case of chronic diseases and their complex relationships. तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्सिटी बताई कि कैसे आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। तो देखो chronic disease and syphilis. A patient with early stage pride disease, a kidney disorder, develops syphilis. The kidney disease symptoms temporarily disappear because syphilis is a dissimilar disease and suppresses the kidney disease. Over time, the syphilis is treated and subsides, the kidney disease reappears. तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था डायबिटीज़ वाला, तो उसी तरह से ये भी एक किडनी और सिफिलिस का एग्जाम्पल था। Chronic disease alternating. In some cases, chronic disease seems to alternate. One chronic condition becomes subdued and another take its place. This process is seen when treating a person with both syphilis and psora, a skin condition. When the syphilis is treated, psoric manifestations like itching, eruptions reappear. तो मैंने आपको बताया कि कैसे
जब स्ट्रॉन्गर वाली है वो आएगी तो वीकर वाली को सप्रेस कर देती है, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, एफोरिज्म पे जब मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट हम देखते हैं द डेंजर ऑफ कंबाइनिंग टू क्रॉनिक डिजीज। अब देखो दो क्रॉनिक डिजीज को मिला रहे तो क्या मिल जाएगी, बिल्कुल वो बन जाएगी हमारी कॉम्प्लेक्स डिजीज। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है सिफिलिस एंड सोरा। तो क्या क्या होता है जब दो क्रॉनिक मियाज जो डिसिमिलर है आपस में मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजीज बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल syphilitic eruptions when treated with mercury might develop an itching sensation typical of SORA, leading to a situation where the patient has both symptoms of both disease, complicating the treatment। ये दो लोग हैं जो बवाल मचा रहे हैं आपस में मिलके, है ना। Role of homeopathy in disease separation. Homeopathy's approach, homeopathy tends to separate the complex disease states, gradually treating the underlying issues. In contrast, conventional treatments may create a more complicated states where two diseases merge. Example of malaria disease. In the case of malaria, which has been complicated by SORA skin condition, quinine treatment may suppress the malarial symptoms. However, once quinine is antidoted, the malaria disease may reappear in its original form, demonstrating the process of separation in homeopathic treatment. तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो कोई पेशेंट आ रहा है, उसकी ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट हिस्ट्री है, हम देखो होम्योपैथिक केस टेकिंग में ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी लेते हैं क्योंकि आपने पहले क्या ट्रीटमेंट लिया है। अगर मान लो आपने अपनी डिजीज़ को सप्रेस कर रखा है किसी कन्वेंशनल मेथड से, जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन है, जैसे यहाँ पे मलेरिया का एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसने क्विनिन का ट्रीटमेंट लिया था, क्विनिन ली थी ट्रीटमेंट में और उसका जो मलेरिया सिम्टम था वो सप्रेस हो गया था और उसकी वजह से क्या था, उसको जो स्किन कंडीशन आ रही थी वो उसके सप्रेशन की वजह से थी क्योंकि वो सप्रेस हुआ था, ठीक है, वो ठीक तो हुआ नहीं, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में आ ही रहा था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स डिजीज जब हमारे सामने आती है तब हम उसे सेपरेट करेंगे। किसको, जो आर्टिफिशियल डिजीज़ है उससे सेपरेट करेंगे नेचुरल वाली से। तो आर्टिफिशियल की जब, जैसे हम होम्योपैथी क्या करते हैं, केस टेकिंग करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे कि जो आर्टिफिशियल डिजीज़ है हम उसे रिमूव करेंगे, तब हम असली डिजीज़ तक पहुंच पाएंगे। तो कभी भी जब कॉम्प्लेक्स डिजीज़ आए तो हमें क्या करना है, उसे सेपरेट करना है। तो ये हमारा एक होम्योपैथ होने का रोल होता है कि डिजीज़ को सेपरेशन करना, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन बाय कन्वेंशनल मेडिसिन। तो देखो मैंने आपको सेपरेशन बताया अभी भी, जो हमारी क्विनिन का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको मलेरिया का। तो उस तरह से क्या है, एलोपैथ्स क्या है, सप्रेस करते हैं डिजीज़ को, ना कि क्योर। The concept of drug disease and antidotes. Drugs included disease. Some drugs such as quinine or arsenicum can establish a drug included disease that complicates the patient condition. Homeopathy can antidote these effects by prescribing a remedy that is similar to the symptoms caused by the drug. तो देखो कैसे भी ड्रग हुई, हमने किसी को मान लो क्विनिन दिया तो हम उसको क्विनिन लाइक सिम्टम जो प्रोड्यूस करती होगी हमारी होम्योपैथिक में, उसे सेम रेमेडी प्रिस्क्राइब करके उस क्विनिन का हम एंटीडोट करेंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई आर्टिफिशियल डिजीज़ है, अगर कोई हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया और उसकी वजह से जो भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जो भी नई कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बन रही है, हम उसे रिमूव करेंगे। कैसे, हम सेम उसी तरह की जो इफेक्ट देती है जो ड्रग, उसको प्रिस्क्राइब करके ही हम उसको रिमूव करके हम उसे क्योर करेंगे। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ क्योर व्हेन टू डिसिमिलर डिजीजेस मीट। Simultaneous similar diseases. When two similar diseases meet in the body, the stronger one may cure the weaker one. अभी आपको मैंने बताया जो ऑप्थेल्मिया और स्मॉल पॉक्स का एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो इस तरह से क्या है कि जो वीकर वाली है वो क्या करेगी, उसके रहते स्ट्रॉन्गर वाली, जो स्ट्रॉन्गर वाली है वो वीकर वाली को हमेशा एनिलेट करेगी। Here is the conclusion of this lecture: understanding disease complexities, how diseases interact within the body, whether they are dissimilar disease suppressing each other or similar disease curing one another। तो देखो हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया कि कैसे जो डिफरेंट डिजीज़ है वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वीकर वाली वीकर से, स्ट्रॉन्गर वाली स्ट्रॉन्गर से, डिसिमिलर डिसिमिलर से, सिमिलर सिमिलर से। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी कि कैसे हम सिमिलर से सिमिलर को ट्रीट कर सकते हैं और डिसिमिलर मिलके कॉम्प्लेक्स डिजीज़ भी बनाते हैं, डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज़ भी बनाते हैं और इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। और अप्रोच टू ट्रीटमेंट, proper treatment involves recognizing the interplay of disease and choosing the remedies based on the principle of similitude to restore balance and health in the patient by natural and gentle means। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच कैसा होगा ट्रीटमेंट करने का। सबसे पहले तो हम जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो डिजीज सेपरेशन है, हम उसे करेंगे। अगर हमें कॉम्प्लेक्स डिजीज दिख रही है तो हम पूरे के पूरे एलोपैथिक ट्रीटमेंट के जितने भी साइड इफेक्ट है हम उसके सिमिलैरिटी को देखते हुए, उसकी जो सेम सिम्टम्स है उसके थ्रू हम क्या है, सिमिलिट्यूड मतलब उसकी समानताओं को मिलाते हुए हम उसे हटाएंगे, ठीक है। उसके जो भी बैड इफेक्ट्स हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है उसे हम रिमूव करेंगे और उसके नेचुरल डिजीज़ को हम फिर सेकेंड में क्योर करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बाय नेचुरल एंड जेंटल मीन्स। नेचुरल क्यों बोला गया, क्योंकि जैसे नेचर लॉ ऑफ क्या है, नेचुरल लॉ ऑफ क्योर क्या कहता है कि थेरापेटिक लॉ ऑफ क्योर क्या है,
the weaker dynamic affection will annihilate or remove the the stronger dynamic affection will annihilate the weaker one। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जो स्मॉल पॉक्स है वो ऑप्थेल्मिया को क्योर कर रहा था क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था किससे, हमारी जो ऑप्थेल्मिया थी उससे। ठीक है, तो इस तरह से जेंटली, बट हम क्या कर रहे हैं, जेंटली कर रहे हैं, हम उसे एक अलग फैटाल डिजीज नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, उसकी सिमिलिट्यूड, हमारी जो सिमिलिवम है, हमारा जो सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर है, लाइक क्योर लाइक की जो प्रिंसिपल है हमारी होम्योपैथिक प्रिंसिपल के बेसिस पे ही हम क्योर कर रहे हैं, हम उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डिजीज दे के नहीं कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियली हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डिजीज से सिमिलर है ना कि डिससिमिलर, उस तरह से हम उस पेशेंट को क्योर करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भाई कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, वीडियो पसंद आती कमेंट कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रॉम BHMS by संभाषणी।